हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट देखें कम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाती हैं। सेकेंड है डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर मतलब टूट कर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो एक सब्सटेंस अपनी जगह से मतलब दूसरों की जगह से उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्टेंट साइड में दो आयंस अपनी जगह को एक्सचेंज कर ले, अपनी प्लेसमेंट को एक्सचेंज कर ले, प्लेस को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो इसी प्रकार हम पांचों एक एक करके नेक्स्ट रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्टिंग से। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखें, वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जब केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट का एटम्स वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही किसी मिक्सचर से वो डिसअपियर होता है और ना ही किसी मिक्सचर में वो अपीयर होता है। Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में या तो बॉन्ड ब्रेक होता है या बॉन्ड बनता है, जिसके कारण क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 और 4। जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो आपको 3rd और 4th चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन 4 टाइप्स की होती है, कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डीकम्पोजिशन। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी पहले एक्टिविटी रीड करते हैं। एक्टिविटी 1.4, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम डाइऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। आप क्या करें, थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम डाइऑक्साइड लें या क्विक लाइम लें बीकर में। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसमें क्या करें, धीरे धीरे वाटर को ऐड करें। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। और आप बीकर को टच करें जैसे फिगर 1.3 में आपको शो किया है। पहले बीकर लिया है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, फिर उसमें पानी डाला हुआ है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। क्या आप किसी प्रकार का टेम्परेचर में चेंज देखेंगे? तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को और वाटर को मिक्स करेंगे तो उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कह सकते हैं, और एक हीट रिलीज होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस मिलके एक अलग सब्सटेंस बनाते हैं। तो देखो नीचे हेडिंग पढ़ते हैं इसकी। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने। सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कह सकते हैं, उस रिएक्शन को जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से मिलके। लेफ्ट साइड हमारा रिएक्टेंट होता है, लेफ्ट साइड हमारा रिएक्टेंट होता है, राइट साइड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, दो सब्सटेंस मिलके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस बॉक्स में हमें क्या बताया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाता है और H2O रिलीज़ करता है। तो इस बॉक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 के साथ रिएक्ट करवाने से हमारे पास 3rd प्रोडक्ट कौन सा आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। बर्निंग ऑफ कोल, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक प्रकार का एग्जाम्पल है। जब कोल को हम बर्न करते हैं, कोल होता क्या है,
कार्बन होता है, वुड को जब जलाते हैं हम उसमें से कोल निकलते हैं, तो कोल में कार्बन होता है, O2 की प्रेजेंस में वो वर्क करता है, मतलब जो एयर होता है तो वो मिलके क्या बनाता है CO2। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो CO2 बनाएंगे। तो देखें इधर भी दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, वाटर का फॉर्मेशन करना। वाटर किससे मिलके बनता है, H2 और O2 से। ये भी दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे वाटर, तो ये भी क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन और कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved. This make the reaction mixture warm. हमने एक्टिविटी 1.4 में देखा, क्या ऑब्जर्व करते हैं एक्टिविटी 1.4 से, कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, जो क्या करता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसे वार्म कर देता है, गर्म कर देता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के वक्त, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोबारा सुन लें। रिएक्शन जब रिएक्शन करते हैं उसमें जो हीट इवॉल्व होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिस वक्त प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल देखें। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को बर्न करना, जैसे CH4 प्लस O2। CH4 होती है मीथेन और O2 ऑक्सीजन। इन दोनों को जब रिएक्ट कर जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, CO2 और H2O। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। H2O रिलीज़ होता है तो इसमें हीट रिलीज़ होती है। सेकंड है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं रेस्पिरेशन एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सब जानते हैं हमें अलाइव रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से, जो फूड हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन के वक्त क्या होता है, फूड क्या होता है, टूट जाता है छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे राइस, पोटैटो और ब्रेड, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है हमारे सेल में, हमारी जो बॉडी के अंदर सेल होते हैं उसमें, और क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन। ये जो स्पेशल नेम दिया गया है इस रिएक्शन को, क्या, रेस्पिरेशन नाम दिया गया है। द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। ये जो स्टडी है रेस्पिरेशन के बारे में जितना भी कुछ है, आप इस प्रोसेस को चैप्टर नंबर 6 में रीड करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू नो द रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं रेस्पिरेशन भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पढ़ते हैं, देखिए कैसे। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम सब जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से, जो फूड हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन के दौरान जब डाइजेशन होता है तो जो फूड होता है वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ग्लूकोज में छोटे, जब ब्रोक डाउन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। दिस ग्लूकोज
कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। ये जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है जो कि हमारी बॉडी के सेल के अंदर होता है एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। जो स्पेशल नेम है इस रिएक्शन का वो रेस्पिरेशन है। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन क्लास 6, और जो इसकी प्रोसेस है वो आप चैप्टर 6 में रीड करेंगे इसी क्लास की। और रिएक्शन क्या होगी इसकी देखें, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस O2। ये दोनों कंबाइन होके क्या करेंगे, हीट इवॉल्व करेंगे, जैसे CO2 बन जाएगा H2 और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड पॉइंट देखें, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो नोन एज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट में, तो ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहते हैं इसे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। एक्टिविटी 1.1 अपनों ने रीड करी थी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिक्स किया था। तो उसमें भी क्या हो रहा था कि जैसे जैसे एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था उसके साथ हीट भी रिलीज हो रही थी, तो वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था। तो ये हमने पढ़ा कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट हमारा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, तो उसी के अंदर ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं हम हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन के सेकंड पॉइंट पर, जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले थी कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब क्या था, कंबाइन करना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तोड़ना। कम्बिनेशन में क्या था, दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, और डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाएगा। तो इसके लिए एक्टिविटी 1.5 रीड करते हैं पहले। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपने क्या करना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं और एक बॉइलिंग ट्यूब जो ड्राई हो उसमें डाल देने हैं। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर नोट करना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और ए सेपरेट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। आपने क्या करना है, वो बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर की फ्लेम के आगे लेके जाना है और उसे हीट करना है, जिस प्रकार इस फिगर में दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। और अब आपको गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद उसका कलर ऑब्जर्व करना है। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। क्या आप नोटिस करोगे कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का ग्रीन कलर चेंज हो चुका है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। और आप क्या करोगे, जो बर्निंग सल्फर की एक स्मेल को महसूस करोगे। इसकी रिएक्शन क्या होगी, फेरस सल्फेट FeSO4 को फेरस सल्फेट बोलते हैं, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में ये टूट के 3 अलग अलग सब्सटेंस में चला जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि एक सब्सटेंस उसे हीट करने पे या कुछ भी करने पे वो 2 या 2 सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर प्रोडक्ट दे रहा है। दिस इज़ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लॉस वाटर व्हेन हीट एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज्ड। क्या है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो वाटर को लॉस करता है, मतलब कि उसमें से पानी निकाल देता है जब हम उसे हीट करते हैं, और जो कलर होता है क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाता है। If then decomposed to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide, ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases। ये क्या होगा कि जो फेरस सल्फेट है उसका डिकम्पोज्ड हुआ है फेरिक ऑक्साइड में, जैसे हम Fe2O3 बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में। और जो फेरिक ऑक्साइड है ये एक सॉलिड है, और जबकि SO2 और SO3 गैसेज है। ये आपको पहले बताया था कि जो भी
इनकी स्टेट होती है, इनके आगे लिख दी जाती है। एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस, एल का मतलब लिक्विड और ए क्यू का मतलब एक्वस। तो आगे रीड करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। अब क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किया है, तो क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। पहले हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा के हमने क्या बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट। दो सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया था। अब एक सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करके दो सब्सटेंस बना देंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, हीट करने के बाद वो दो सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज हो चुका है, क्विकलाइम और CO2। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर इसका। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विकलाइम भी कह सकते हैं। इट हैज़ मैनी यूज़, इसका बहुत यूज़ है। वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्विकलाइम को हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड होती है हीटिंग के दौरान, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस को हीट करके डिकम्पोज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। देखें, CaO3 हीट किया CaO और CO2, ये वही रिएक्शन है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ गिवन इन एक्टिविटी 1.6। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल है जो एक्टिविटी 1.6 में देखें। टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। आप क्या करें, बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर डाल लें। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग एंड हेड इट ओवर फ्लेम। आप उस बॉइलिंग ट्यूब को एक टोंग से पकड़ें, जिस प्रकार फिगर में दिखा रखा है, और उसे क्या करें, एक बर्नर की फ्लेम के ऊपर ले जाएं, तो उसे हीट करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ़ एनी। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो उसे नोट करें। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इज। क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो उस बर्नर में से बीकर में से क्या होगा, जो बॉइलिंग ट्यूब है उसमें से ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलेगी, ब्राउन सी फ्यूम्स बाहर निकलेगी, और ये जो फ्यूम्स होगी ये किसकी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक और देखें, इसे रिएक्शन में कैसे लिखा जाता है, जो आपने एक्टिविटी 1.6 पढ़ी है। हमने लेड नाइट्रेट लिया था, उसे हीट किया था। लेड नाइट्रेट को PbNO3 की होल ट्वाइस लिखते हैं। इसे हीट करके ये लेड ऑक्साइड में चेंज हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। तो ये थी एक्टिविटी 1.6 की रिएक्शन। इसे इस प्रकार लिखा जाता है। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो एक्टिविटीज़ है, ये मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे कैसे एक्टिविटी के दौरान बताया गया है। एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8 ये आप खुद रीड कर लेना। इसके बाद अपने चलते हैं एक्टिविटी 1.8 रीड कर लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। आप क्या करें, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में लें। व्हाट इज़ इट्स कलर, तो उसका कलर क्या होगा। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स, फिगर 1.7। जो चाइना डिश में आपने पाउडर लिया है, सिल्वर क्लोराइड लिया है, उसे क्या करें, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दे, जहाँ पे उस पर सनलाइट की किरणें पड़ती हो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम्स। और आपने फिर क्या देखना है, सिल्वर क्लोराइड की कलर को देखना है कुछ समय बाद। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो आप क्या देखोगे, पहले वो पाउडर किस फॉर्म में था, वाइट फॉर्म में था, सिल्वर क्लोराइड वाइट फॉर्म में था, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, उसका कलर ग्रे में चेंज हो जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये किस कारण हुआ कि जो सिल्वर क्लोराइड है इसका डिकम्पोजिशन हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन की फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए, ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl,
इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाया तो ये सिल्वर और क्लोराइन की फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के काफ़ी एग्जांपल आपको बता दिए, एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8, इन तीनों में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में ही बताया। और देखें, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन सेम वे। जो सिल्वर ब्रोमाइड है, पहले सिल्वर क्लोराइड लिया था, अब सिल्वर ब्रोमाइड लिया, वो भी इसी वे में डीकम्पोज होगा। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाएगा। पहले सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हुआ था, और क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिया तो वो ब्रोमीन में चेंज हो जाएगा। देखिए क्या होगा आगे। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ये रिएक्शन है इसका यूज्ड ब्लैक या वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कोजिंग दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें किस प्रकार की एनर्जी का कारण होता है, मतलब जो ये रिएक्शन होता है डीकम्पोजिशन, इसमें किस प्रकार की एनर्जी यूज होती है। वी हैव सीन दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। हमने देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, चाहे हीट की फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। रिएक्टेंट को टूटने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा था, जो एक रिएक्टेंट था उसे किसकी ज़रूरत पड़ रही थी, अभी जो पढ़ी है इसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही थी, और पहले वाले में कोई भी रिएक्टेंट को, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसमें रिएक्टेंट को टूटने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। एक्टिविटी 1.6 में हमने पढ़ा तो जो एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में थी। देखें, हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया था, गर्म किया था, तब वो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया था, तो डीकम्पोज हुआ था वो हीट की प्रेजेंस में। एक्टिविटी 1.7 में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन होगा, और एक्टिविटी 1.8 में क्या पढ़ा, सनलाइट की वजह से वो रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर टू सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो गया। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट या एनर्जी एग्जिट होती हो, मतलब बाहर निकलती हो, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती हो या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती हो, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आती है हमारे थर्ड नंबर पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझे पहले। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना किसी भी चीज़ को। अब एक पर्सन बैठा है, अगर दूसरा पर्सन उसे हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठ जाए तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेस। तो उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाता है। तो उसके लिए हम पहले एक्टिविटी 1.9 रीड करते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आप क्या करें, 3 लोहे की कील लें और उसे क्लीन कर दें सैंड पेपर से रब करके। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आप क्या करें, 2 टेस्ट ट्यूब लें, उसे मार्क कर दें। एक टेस्ट ट्यूब पे A टेस्ट ट्यूब पे A लिख दें और दूसरी टेस्ट ट्यूब पे B लिख दें, और ईच टेस्ट ट्यूब में क्या लें, 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लें। टाई 2 आयरन नेल विद ए थ्रेड and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। फिर क्या करें, 2 आयरन नेल को बांध दें, एक थ्रेड से 2 आयरन नेल को बांध दें और फिर उसे टेस्ट ट्यूब बी में इमर्ज कर दें, मतलब डाल दें, ताकि वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वो जा सके, जिस प्रकार फिगर में आपको दिखाया हुआ है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फ्रॉम दी कंपेरिजन। क्या करें, एक आयरन नेल को थोड़ा सा साइड में रखें उस दूसरे वाली के कंपेरिजन। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट बाद उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आयरन आपने डिप किया हुआ था वो बाहर निकाल लें। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A and B।
तो आप क्या करें, जो हमने ए में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था और बी में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था, तो आप क्या दोनों के अंदर जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है उसको चेक करें। ऑल्सो कंपेयर द आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद वन केप्ट असाइड। और आप उन दोनों नेल्स को भी देखें, जो एक नेल साइड में पड़ी थी और जो दो नेल उसके अंदर थी, दोनों को कंपेयर करके भी देखें। क्या होता है इसमें, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। आप जो देखेंगे, जो आपने आयरन नेल उसमें डाल रखी थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रखी थी, वो ब्राउनिश कलर में हो जाएगी और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। और इसमें जो एक्टिविटी में रिएक्शन हुई थी उसके बारे में देखो। हमने आयरन नेल डाला था जो कि Fe आयरन हो गया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था, तो इसमें क्या होगा, इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, FeSO4 और Cu। इसके प्रोडक्ट बना FeSO4 Cu। तो आप क्या देखोगे, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Cu की जगह Fe आ गया और Cu अलग चला गया। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह को डिस्प्लेस कर देना, उसकी खुद की जगह से उसकी जगह पर खुद जाना और उसे डिस्प्लेस कर देना। आगे देखते हैं एक और रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिप्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इसमें क्या हुआ, जो आयरन था डिस्प्लेस हो गया या रिमूव्ड हो गया दूसरे एलिमेंट से, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर चेंज हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इधर से कॉपर निकल गया और आयरन यहाँ से निकल गया। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखें, अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। सेम ऊपर वाली रिएक्शन की जैसे ही हुआ है, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से और खुद उसकी जगह पर चला गया। उसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखें, Pb प्लस CuCl2 इज इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu। इधर Pb ने Cu को डिस्प्लेस किया और खुद उसकी जगह पर चला गया। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। क्योंकि जिंक और लेड मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसलिए उन्होंने कॉपर को उनकी जगह से हटा दिया। तो देखो डिस्प्लेस होते कैसे, कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस होगा कौन सा नहीं होगा। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो खुद से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे Zn है, Zn Cu से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो उसने Cu को क्या कर दिया, उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया। और Pb भी Cu से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए Pb ने भी Cu को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से और खुद उसकी जगह पर आ गया। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इसमें तो एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, Zn और Cu का। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसमें दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले एक्टिविटी रीड करते हैं इसके लिए। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। आपने 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है, सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। एक में लेना है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेना है बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मिक्स दी टू सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दें। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक वाइट सब्सटेंस देखोगे टेस्ट ट्यूब में, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड। जिसमें आप क्या देखोगे, जो वाटर फॉर्म्ड हुआ है, जो पानी सा बना है, वो इनसॉल्युबल होगा। उसमें जो वाइट सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल होगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट। ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा जो नीचे नीचे चला जाएगा, इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बाहर से समझ लें, जब हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को मिला देंगे
तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, एक वाइट पाउडर सा वाइट सब्सटेंस बन जाएगा जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होगा, मतलब घुला नहीं होगा, अलग से दिखेगा। जो वो वाइट सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट कहते हैं उसे। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन देखिए कैसी होगी, ये है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने किया मिक्स। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो इन दोनों की रिएक्शन करा के बना BaSO4 प्लस NaCl। अब देखें इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसे, NaSO4 और BaCl2, इधर से Ba ने Na को डिस्प्लेस कर दिया और दूसरी साइड मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। देखो NaSO4 था, इधर BaSO4 हो गया और इधर BaCl2 था, तो इधर NaCl हो गया। तो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया इन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। दो डिस्प्लेसमेंट हो गए ना, पहले Na ने उसको डिस्प्लेस किया, फिर Ba ने डिस्प्लेस कर दिया, या ऐसे कह दो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह बदल ली दोनों ने। व्हाट कॉज दिस, क्या कारण है इसका कि उन्होंने ऐसा हुआ। द वाइट precipitate of BaSO4 is formed by reaction of SO4 and Ba+2। ये क्या हुआ, जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है BaSO4 का, ये किसकी वजह से बना है, SO4 और Ba की रिएक्शन के कारण बना है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। जो दूसरा अलग प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, सोडियम क्लोराइड NaCl। सच रिएक्शन in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction। वो रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट के बीच में, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें Na और Ba का एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ही हुआ, इधर Na उधर चला गया और Ba Na की जगह पर आ गया। तो कहने का मतलब है रिएक्टेंट के बीच में जब आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, पहले सुन लें। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें से क्या होता है, H का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और H का रिमूवल होता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इनको रीड करने से पहले एक्टिविटी रीड करते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। आप एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर लो 1 ग्राम और उसे हीट करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। जो कॉपर पाउडर की सरफेस है वो क्या हो जाती है, ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से कोटेड हो जाती है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म्ड होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये किस कारण से होता है, क्योंकि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और उसे जब हीट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। रिएक्शन आपके सामने है, Cu + O2 हीट, जब उसे हीट मिली तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, CO2। और कोई भी रिएक्शन करने के बाद उसे बैलेंस ज़रूर करनी होती है। बैलेंस का आपको बताया था कैसे होता है। तो पहले Cu + O2 इधर = CuO। O कितने थे, O2, तो इधर सबसे पहले 2 लगा दिया, और इधर फिर Cu कितने हो गए 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैलेंस हो जाती है हमारी इक्वेशन। If hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। क्या होता है, इसी कॉपर ऑक्साइड में जो ब्लैक कोटिंग है, अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास करवा दें, मतलब हाइड्रोजन गैस अगर पास करवा दें इस मटेरियल से, तो क्या होगा, जो ब्लैक कोटेड है, जो सरफेस ब्लैक कोटेड है वो किस में चेंज हो जाएगी, ब्राउन में चेंज हो जाएगी, मतलब बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, और हमें दोबारा कॉपर ही मिल जाएगा। तो जैसे CuO है, इसको हाइड्रोजन में चेंज करवा देंगे तो हमें दोबारा क्या मिल जाएगा, कॉपर। तो ये है एक प्रकार की ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। इसमें O2 का ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इसमें
H2 का ऐड हो रहा है तो ये रिडक्शन। ये आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस बताने के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म की। तो देखें आगे, इफ़ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई रिएक्शन या कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, मतलब ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ता है रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। इफ़ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, गवाता है रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। इसमें क्या था, जो हमने सेकंड इक्वेशन करी, जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड था, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड था, उसने क्या किया, ऑक्सीजन का लूज़ किया। देखो कॉपर ऑक्साइड था पहले CuO था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज़ करके क्या बना लिया, सिर्फ Cu। O गायब हो गया इसमें से, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं या रिड्यूस्ड भी कह सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम होना और ऑक्सीडेशन में जुड़ना। रिड्यूस में ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीडेशन में जुड़ जाता है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो जाता है। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरी साइड रिएक्शन रिड्यूस्ड होता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि CuO था, इधर O इसने रिड्यूस कर दिया तो ये रिडक्शन हो गया। इधर H था और इधर H2 हो गया, इसमें क्या हो गया, O का गेन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन। ये अगर एक रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन परफॉर्म होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सम अदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ और एग्जांपल देखिए रेडॉक्स रिएक्शन के। ZnO + C इज इक्वल टू Zn + CO। ZnO था, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया तो Zn + CO। तो इसमें देखो ZnO था, इसने क्या किया, ZnO ने क्या किया, O को रिड्यूस कर दिया। ZnO में से O रिड्यूस हो गया तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। और C से CO हो गया, इसमें O गेन हो गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन में हो रही है तो क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। सेकंड रिएक्शन देखें, MnO + 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 + H2O + Cl2। तो इसमें क्या हुआ, MnO था, MnO से MnCl2, O रिड्यूस हो गया तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, ये होगी रिडक्शन। और 4HCl में से H2O हो गया, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये होगी ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलके क्या बनाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये थे दो एग्जांपल आपके रिडॉक्स रिएक्शन के। इसमें भी आपको वही बताया है कि क्या रिड्यूस हुआ है और क्या गेन हुआ है। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब अपने आगे चलते हैं, आगे अपने क्या है, हैव यू ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आप ऑब्जर्व करते हो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसके क्या क्या इफ़ेक्ट है हमारी एवरीडे लाइफ में। फर्स्ट तो है कोरोजन और सेकंड है रेंसिडिटी। ये हम नंबर वाइज पढ़ेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब देखिए कोरोजन होता क्या है, यू हैव मस्ट ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम्स। आपने देखा होगा कभी जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, मतलब लोहे की कोई भी चीज़ होती है, जब शुरू में लेके आते हैं, जब नई नई होती है तब वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, बट कुछ समय बाद उस पर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर कलर की कोटेड हो जाती है, मतलब भूरी भूरी सी हो जाती है एक प्रकार की, जब बहुत टाइम उसे बीत जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगना, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। बहुत सारे जो मेटल हैं वो इसी प्रकार चेंज हो जाते हैं, शुरू में शाइनी होते हैं और बाद में
ब्राउन कलर में थोड़ा चेंज हो जाता है। यू हैव नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कभी आपने नोटिस किया है जो कॉपर और सिल्वर पे कलर को कोटेड किया जाता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट्स सेड टू बी कोरेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब कोई मेटल पे अटैक्ट किया जाता है किसी सब्सटेंस के, मतलब कोई मेटल है उसके आसपास कोई सब्सटेंस है जो उस पर अटैक करती है, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, तो इससे उसे हम क्या कह सकते हैं, कोरेड कह सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ये भी एक प्रकार की जंग लगना ही होता है। जैसे कि कोई भी आयरन है उसे हम खुले में छोड़ देंगे, ओपनली में, उस पर अगर वाटर, मॉइस्चर अटैक करेगा तो वो भी गलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। क्या सिल्वर पे जो ब्लैक कोटिंग होती है और जो कॉपर पे ग्रीन कोटिंग होती है, ये भी कोरोजन के ही एग्जाम्पल हैं। कोरोजन कॉज डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू द ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। जो कोरोजन है ये किसका कारण है, ये वो जो कार की बॉडीज़ होती है, ब्रिजेस होती है, या आयरन रेलिंग होती है, शिप होती है, या जो भी मेटल से बनी चीज़ होती है उसे डैमेज कर देता है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो कि आयरन से मिलके बनी होती है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। जो आयरन पे कोरोजन हो जाता है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंड टू द रिप्लेस डैमेज आयरन। हर साल इसको सही करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए बहुत सारा मनी खर्च हो जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। आप कोरोजन के बारे में चैप्टर 3 में और अच्छे से जानोगे। तो ये था हमारा कोरोजन। अब चलते हैं रैंसिडिटी पर। तो रैंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या कभी आपने उस फूड को टेस्ट या स्मेल किया जिसमें फ़ैट और ऑयल पाया जाता है और वो लंबे समय से पड़ा हुआ हो? क्या आपने कभी वो फूड टेस्ट या स्मेल किया है? व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फूड रैंसिड हो जाता है। रैंसिड मतलब बेकार हो जाता है, या खट्टापन आ जाता है, या बासी हो जाता है, और उसकी जो स्मेल या टेस्ट होती है वो भी चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। हम उन सब्सटेंस को ऐड करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। और किस में ऐड करते हैं? उन फूड में जो फूड फैट और ऑयल को कंटेन करते हैं। मतलब फ़ैट और ऑयल ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। जिन फूड में फ़ैट और ऑयल पाया जाता है उनमें हम कुछ एक्सीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। एक्सीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, जो फूड होता है उनको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ऑक्सीडेशन है वो कम हो जाती है। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीडेशन एयर की प्रेजेंस में होती है। इसीलिए हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि उसमें एयर जाएगी नहीं, मॉइस्चर जाएगा ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आपने देखा होगा जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं ताकि जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। और आपने देखा होगा जब हम उस चिप्स को खोल लेते हैं और चिप्स खुले हुए पैकेट को 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए छोड़ दें तो वो क्या होता है, रैंसिड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, एयर की प्रेजेंस में आके वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो ये था हमारा रैंसिडिटी। और यहाँ तक हो चुका है चैप्टर कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे।